हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। इस बार आप जानते हैं फिर से गेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। फिर से वही सेम माहौल जो लास्ट ईयर में क्रिएट किया था आई गेट ने, वो सेम माहौल फिर से क्रिएट हो गया है। तो इतने सारे स्टूडेंट लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है, थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया है, फोर्थ ईयर में क्वालिफाई किया है, कुछ लोग फोर्थ ईयर में क्वालिफाई करने के बाद फिर से ड्रॉप लिया और फिर क्वालिफाई किया। तो उन सारे एस्पिरेंट्स में से, गेट अचीवर्स रैंक्स में से अभी हमारे सामने अभिजीत राय है स्टूडेंट, नागपुर से बिलोंग करते हैं, वो भिलाई से नहीं है। तो इन्होंने भी परफॉर्म किया, रैंक इज़ 1726 और प्योर सीएस ब्रांच में। यस आपका ब्रांच क्या है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से। और फिर डीए में भी आपने पेपर दिया था? यस सर, डीए में भी दिया था पर डीए क्वालिफाई नहीं हो पाया। बिल्कुल, डीए मतलब डीए और सीएस में, जैसे सीएस में पूरा पढ़ाई किया होगा आपने। तो पहला क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है मेरे दिमाग में कि अगर मैं पूरा एक सीएस का पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस का प्रिपरेशन करता हूँ और मैं फिर डीए का पेपर देता हूँ, यस सर, सीएस का पेपर तो दे ही रहा हूँ मैं, साथ साथ में डीए का पेपर देता हूँ, तो क्या डिफरेंसेस दिखाई देता है मुझे? सर डीए के पेपर में मैथ्स ओरिएंटेड ज़्यादा सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें, और एआई मशीन लर्निंग के कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे। फिर कंप्यूटर साइंस से भी इंस्पिरेशन में है उसमें सब्जेक्ट्स, जैसे डेटाबेस हो गए अपने, एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो एप्टीट्यूड वगैरह तो उसमें रहते ही है कंप्यूटर साइंस में भी। बाकी मैथ्स ओरिएंटेड ही मेजर रहते हैं, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी वगैरह। हाँ, अभी ये आपका फाइनल ईयर चल रहा था? यस सर। ठीक है, तो फाइनल ईयर में आपने थर्ड ईयर में भी गेट एग्जाम दिया था? यस सर, थर्ड ईयर में भी दिया था मैंने। तो उस टाइम पे आपका रेस्पॉन्स कैसा था? थर्ड ईयर में मैंने बिना प्रिपरेशन से वैसे ही पेपर दे दिया था, तो वो उस टाइम भी क्वालिफाई। तो मतलब थर्ड ईयर तक आप आई गेट के टच में नहीं आए? नहीं। तो फिर टच वाली जर्नी बताइए, फिर टच में कैसे आए? एक्चुअली मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनके बेटे भी यहाँ से कर चुके हैं आई गेट से ही, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया सिद्धार्थ सर के बारे में, तो मैंने थोड़ा सर से बात वगैरह की, फिर मैंने फाइनल ईयर में मतलब देखा जाए तो ये फिर एक माउथ पब्लिसिटी हुई, नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया हुआ। ठीक है, तो ये फीडबैक चाहिए था हम लोगों को। यस सर। और फिर आपकी बात सीधे सिद्धार्थ से हुई होगी? हाँ यस सर। और उस टाइम पे फिर डेमो क्लास? नहीं, मैं डायरेक्टली ज्वाइन किया? मेरे कॉलेज एक्चुअली नागपुर का है, मैं रहने वाला बिलासपुर से हूँ। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन नहीं था, तो ऑनलाइन फिर डायरेक्ट वो 1-2 लेक्चर्स हुए, फिर डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। ठीक है। तो उस टाइम पे जब आपने एडमिशन लिया तो सब्जेक्ट क्या चल रहा था? सर सी से स्टार्ट हुआ था। सी से स्टार्ट हुआ था, ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी सर ने ओएस से स्टार्ट किया, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा। जैसे इस बार का जो बैच स्टार्ट हुआ है जनवरी में, ओएस से स्टार्ट हुआ है? नहीं, हमारे टाइम सी से स्टार्ट हुआ था। और फिर जब आप लाइव अटेंड कर रहे थे, लाइव या रिकॉर्डिंग था आपका? लाइव भी था, और बाकी कुछ सब्जेक्ट ठीक है, जैसे स्किप हो गया तो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब लाइव रिकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। दिस लास्ट सब्जेक्ट क्या था आपका? लास्ट सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा? लास्ट सब्जेक्ट मैंने डीबीएमएस किया था। डीबीएमएस सुप्रीत से पढ़ा होगा? यस सर। ठीक है। और फिर रिवीजन आपने मतलब हाथों हाथ रिवीजन किया या सब्जेक्ट खत्म करने के बाद रिवीजन किया? सब्जेक्ट पूरा खत्म करने के बाद में ही प्रॉपर रिवीजन हुआ, बाकी टाइम थोड़ा बहुत चलता था, पर तब प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल नहीं बना हुआ था। मैंने दिसंबर में आके ही एक्चुअल रिवीजन स्टार्ट किया पूरा। ओके। और जैसे सिद्धार्थ सर तो पीवाईक्यू हाथों हाथ करा देते हैं। हाँ यस सर। तो फिर अलग से पीवाईक्यू आप करते हो? हाँ किया था पीवाईक्यू। ओके, मैं उतना पीवाईक्यू कराता हूँ, लेकिन मेरा वेटेज रिलेटिवली कम कर देता हूँ। जैसे सिद्धार्थ सर आई गेस 80% के आसपास पीवाईक्यू कराते हैं, मैं तो शायद तक 30-40% पीवाईक्यू कराता हूँ। तो डिस्कल में फिर मैं कह देता हूँ आप पीवाईक्यू बनाओगे तो बन जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन शायद ना मिले कि आप ना बना पाओ करके। ठीक है। और फिर मैथ्स आपसे और सुप्रीत सर से पढ़े थे मैथ्स। तो फिर 3 टॉपिक हुआ मैथ्स में। फिर मैं ये एक्चुअली क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ही क्वेश्चन यही रहता है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट का दिया हुआ है सब। अच्छा। क्योंकि कोई आता है मिलेगा सर मैथ्स में 3 टॉपिक है, तो मैं भी वही कहूँगा 3 टॉपिक है। एलए सुप्रीत ने पढ़ाया। यस सर। एप्लीकेशन बेस्ड उस सब्जेक्ट में है, मतलब उस एलए का एप्लीकेशन बेस्ड सीएस में कहाँ पे मिला आपको? सीएस में एलए डीबीएमएस में ही था, सेट थ्योरी वगैरह, एंड मैट्राइसेस तो हर जगह ये प्रोग्रामिंग में भी मैट्राइसेस रहेंगे। एंड मेजरली डीबीएमएस मैथ्स ओरिएंटेड पढ़ाया था सुप्रीत सर ने। उस क्लास के स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोल दिया था कि मैथ्स ओरिएंटेड ही चलेगा पूरा सब चीज़। ठीक है। और फिर मैंने प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर स्टार्ट किया था पढ़ाना। प्रोबेबिलिटी इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि बिकॉज कॉमन सा फीडबैक आने लग गया था कि सर प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, बट हमें रिलेटिवली और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो सबसे पहले थॉट सर का ही आया कि गुलशन को ही देता है उसका प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी पूरे बैच में स्ट्रॉन्ग करेगा। तो फिर जब ये बात सुप्रीत को पता चला तो बोला आप तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा करके। और फिर लास्ट टॉपिक इज कैलकुलस। कैलकुलस का कॉमन डिस्कशन क्या होता है मेरे साथ, हर बच्चा आता है सर कैलकुलस का ना वेटेज 1 मार्क्स है, तो हम नहीं आना चाहते क्लास करके, हम ये तो हम स्किप कर रहे हैं करके। तो
इसमें कुछ कमेंट है आपका? मैंने भी स्किप किया था कैलकुलस। स्किप कैलकुलस। और फिर रैंडम वेरिएबल में कैसे कोऑपरेट किया था? रैंडम वेरिएबल वो हो गया था, बाकी तो वो 11-12 के बेसिक कैलकुलस पे बेस्ड हुआ होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, बेसिक इंटीग्रेशंस वगैरह उसमें यूज होते हैं। नहीं, लेकिन क्या होता है बेटा, सीएस का बच्चा ना वो मैथ्स का एक फोबिया होता है, कॉमन सबको होता है फोबिया। नहीं, मुझे मतलब मैथ्स ठीक लगता है। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का एप्लीकेशन रहता है पीडीएफ पे। वो सेम रैंडम वेरिएबल वहाँ पे भी है आपकी डीएसएआई के पेपर में? हाँ, अच्छा, ये से डीएसएआई मेजरली सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वही हर दूसरा क्वेश्चन जैसे मैथ्स ही था उसमें। मशीन लर्निंग एआई भी उतना ज़्यादा नहीं था जितना मैथ्स था इस बार। आपका पेपर 1 था या पेपर 2? पेपर 2 था मेरा। तो नॉर्मलाइजेशन तो हुआ होगा। हाँ, बड़ा ड्रास्टिक नॉर्मलाइजेशन था। तो नॉर्मलाइजेशन से आप कितने खुश हो या दुखी हो? मतलब नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से जैसे हम मार्क्स तो ठीक है, पेपर 2 वाले तो खुशी है कि हमारा तो बढ़ रहा है, हमारा तो बढ़ रहा है। पर एक वो जब हम पेपर देते हैं तो उस टाइम एक मेंटेलिटी रहता है, तो पेपर देते सकते जब तक नंबर ना आए तब तक एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आपका मार्क्स कितना नॉर्मलाइज हुआ? मार्क्स 8 मार्क्स मेरा 52 पॉइंट समथिंग थे, फिर 60.47 हो गए। तो यार 8 मार्क्स तो हाँ यार, अगर 8 नंबर बढ़ रहा है तो कोई भी तो बहुत खुश तो हो ही जाएगा। ठीक है, 8 ऐसे 1-2 नंबर आगे पीछे होता तो कहते हैं। ठीक है ठीक है। पेपर 2 और पेपर 1, अब पेपर 1 में तो आपसे आपकी दोस्तों से डिस्कशन हुई है। हाँ। पेपर 2 आपने खुद दिया है जी। क्या मतलब क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस जैसे जब पेपर 1 फिनिश हुआ तो कुछ फ्रेंड्स से मैंने कांटेक्ट किया था, तो वो बोल रहे बहुत इजी पेपर आया था। तो एक मेंटालिटी थोड़ी बन गई थी कि इजी आने वाला है पेपर। पर जब वहाँ पेपर देने गए तो थोड़ा डिफ़िकल्टी साइड में ज़्यादा था पेपर। पर फिर भी वो अब वही फील हुआ कि जैसे अब डिफ़िकल्ट है, सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो उसमें बेस्ट देना है अपना। तो वो एक चीज़ था, फिर उसी से पेपर फिनिश किया। पर जब पेपर फिनिश हुआ तो ऐसे लग रहा था कि नहीं और थोड़ा अच्छे आ सकते थे। फीडबैक खुद के लिए उतना अच्छा नहीं आ रहा था, पर जब रिजल्ट आया तो फिर ठीक था। ठीक है। टोटल कितने सब्जेक्ट आप लोग? 12-13? सॉरी, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 13। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो छोड़ के आप गए थे? सीएन पूरा तरह छोड़ दिया था। अच्छा, लेंदी होने की वजह से या टाइम स्केर्सिटी की वजह से? टाइम भी एंड लेंदी भी। मैंने सीएन पूरा छोड़ा और जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मेरे फर्स्ट 4 क्वेश्चन सीएन के ही थे। सीरीज में दे दिया था सीएन के? अच्छा, तो रैंडमली शफल्ड था फिर वो तो। ठीक है ठीक है। डिजिटल का फीडबैक बताइए। डिजिटल तो सारे क्वेश्चंस बन गए उसमें, ऑलमोस्ट आउट ऑफ थे डिजिटल जितने आए थे सारे ही बन गए। सबसेट थे क्या कॉपी के? बोल सकते हैं। मुझे पेपर देते हुए ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कॉपी में ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो वो डायरेक्ट पेपर में आया हुआ ऐसा लग रहा था। हाँ, और उस पेपर में ऐसा कोई सब्जेक्ट था जो बहुत रिलेटिवली आसान था एज एक्सपेक्टेड? प्रोग्रामिंग ईजी था। प्रोग्रामिंग थोड़ा ईजी साइड में था, बस थोड़ा सिली मिस्टेक्स प्रोग्रामिंग में हुए मेरे। जैसे फॉर लूप वगैरह का जो जनरली नहीं होना चाहिए उसी के लिए मॉक टेस्ट देते हैं, पर फिर भी वो पेपर में थोड़ा प्रेशर के कारण हो गया। आपने कितने टेस्ट दिए थे? टेस्ट मैंने 22 मॉक टेस्ट दिए। 22 मॉक टेस्ट, तो फिर सब्जेक्ट वाइज भी दिया होगा आपने? हाँ, सब्जेक्ट वाइज भी दिए थे। ओके ओके। तो ये बताओ सब्जेक्ट वाइज कब देना चाहिए और फुल लेंथ कब देना चाहिए? फुल लेंथ तो मैंने सर ऐसे दिया था कि दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया फुल लेंथ रिवीजन के साथ साथ में, जैसे वीक में 2 फुल लेंथ। बाकी ये अपना हो गया, जैसे दिसंबर में 8 मॉक टेस्ट हो गए। फिर उसके बाद जनवरी में एवरी अल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट दे दिया था। अल्टरनेट डे पे? हाँ, जनवरी में मैंने 15 to 16 मॉक टेस्ट दिए थे। हाँ, वो अल्टरनेट डे वाला बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि वो कोइंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने क्लास में ये कहा था अल्टरनेट डे टेस्ट दे सकते हो तो दे दो करके, फिर कई बार ये लगता है कि कहीं हैक्टिक ना हो जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि पेपर देने के बाद एनालाइज भी करना होता है। हाँ, तो आप पेपर देकर एनालाइज करते थे? हाँ, करते थे। और उसमें कितना वक्त जाता था आपका? उसमें जैसे 3 घंटे का तो पेपर है, फिर 1.5 and 2 hours में हो जाता था वो चीज़। आपसे मेन एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स हुआ? हाँ, कुछ हुआ। जैसे बहुत बेसिक, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो क्लास में फर्स्ट डे में पढ़ाएंगे वो चीज़ लेवल का सिली मिस्टेक हुआ। अच्छा। बाकी जैसे एक रिकर्शन का क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें जो रिकर्शन पूरा था वो पूरा सॉल्व हो गया। लास्ट के फॉर लूप में थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे 0 से 1 रहता है, 0 से 3 रहता है जनरली, उसमें 1 से 3 था, तो वो छोटा सा। जैसे अब MCQ को हैंडल करना तो रिलेटिवली आसान मानता हूँ मैं। हाँ। MSQ के बारे में जानना है मुझे, उसको हैंडल कोई स्टूडेंट कितनी ब्यूटीफुली कब कर सकता है, कितना पढ़ना पड़ेगा? अब जब हम, क्योंकि होता क्या है, ABC करेक्ट है, AB करेक्ट है, CD करेक्ट है, तो मतलब जैसे देखो 4 ऑप्शन है, तो 4C1 चूज कर सकते हो, 4C2 चूज कर सकते हो, 4C3 और 4C4 भी एक्सट्रीम केस में पॉसिबल है। अब इतने पॉसिबल आंसर है एक न्यूमेरिकल के, क्योंकि इसलिए पता है कि मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूँ तो मैं लिंक कर पा रहा हूँ कि अच्छा हाँ, कॉम्बिनेशन तो बना ही सकते हैं हम। तब
मतलब लेकिन जब उसको टिक करना होगा तो किस लेवल का नॉलेज चाहिए उसमें? जनरली सर भी बोलते हैं कि बुक्स पढ़ना चाहिए, पर मैंने ऐसे कुछ बुक्स ज़्यादा रीड नहीं किए। जो जितना सर पढ़ा रहे थे उसमें से ही हो गए, और बाकी मॉक टेस्ट उसके लिए बहुत हेल्प किए। मॉक टेस्ट में जैसे न्यू कॉन्सेप्ट रहते हैं तो उसका एक शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे, तो वो चीज़ बहुत हेल्प हुआ। ठीक है, अब बच गया हमारा NET। तो जब आप NET अटेम्प्ट किए होगे, बाद में रेस्पॉन्स शीट आया होगा, तो ऐसा कुछ लगा कि NET गलत हो गया? नहीं, NET में इशू नहीं था। NET में इशू नहीं था। तो चैलेंजिंग मतलब आपके हिसाब से अगर हम आपको कैटेगराइज करें, 3 सेगमेंट होता है, मतलब क्वेश्चंस का 3 कैटेगरी होता है, MSQ, MCQ, NET। तो आपके हिसाब से टफर कौन सा है? टफर थोड़ा MSQ, क्योंकि वो ब्रॉड नॉलेज मांगता है, इसलिए ठीक है। और में भी हम न्यूमेरिकल्स फॉर्म में ही रहेंगे तो एक पॉइंट पे जाके आंसर ला सकते हैं उसका, ऐसा रहता है। MSQ में जब तक उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो एक ना एक ऑप्शन छूट सकता है, वो सीन रहता है। अब गेट क्या ना, कंप्यूटर साइंस में गेट का माहौल साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। आपके कॉलेज के बारे में जानना है कि गेट का एनवायरनमेंट कैसा है अभी हाल फिलहाल में? कॉलेज में ऐसा उतना ज़्यादा तो है नहीं। नागपुर में कॉलेज है तो वहाँ पर ज़्यादा प्लेसमेंट्स ओरिएंटेड स्टूडेंट्स रहते हैं। गेट के लिए बहुत मिनिमम। आपको देखकर बाकी स्टूडेंट अभी अब मैं जैसे यहाँ से निकलेंगे आप कॉलेज से? अभी तक गया नहीं हूँ वहाँ रिजल्ट आने के बाद। ठीक है। तो वैसा पता नहीं चला मुझे। हाँ, तो कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में थोड़ा सा एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थोड़ी सी आएगी ज़रूर कि यार ठीक है, देखो कॉलेज का स्टूडेंट है फाइनल ईयर में और उसने फिर क्वालिफाई कर लिया अच्छा रैंक से। फिर जैसे अभी आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, फिर आपका मेन फोकस एमटेक में है। एमटेक TA भी पॉसिबल है, एमटेक RA रिसर्च असिस्टेंटशिप जैसे सुप्रीत कर रहा है जिसने आपको DBMS पढ़ाया था, तो उसकी तरफ है। या तो ऐसा भी है कि बिकॉज एक स्टूडेंट ऐसा गेट का उसने फिर डायरेक्टली BTech टू इंटीग्रेटेड PhD ज्वाइन कर लिया था, एंड राइट नाउ ही इज़ अ प्रोफेसर इन IIT धारवाड़। अक्षुत नाम है उसका। वो मेरा भाई का दोस्त है, तो इवेंचुअली वो मेरा दोस्त है, मेरे सगे भाई का दोस्त है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका ये थॉट होगा कि चलो हम एमटेक करेंगे और फिर PhD करेंगे। अभी आपका हाल फिलहाल में एमटेक के बाद जॉब है या एमटेक के बाद PhD? एमटेक के बाद जॉब है मेन फोकस। चलो ये सब तो अभी प्रेजेंट के बारे में बात हो गया। अभी हम आपके पास्ट के बारे में, मतलब आई मीन टू से लाइक कि आपकी स्कूलिंग के बारे में चलो बात कर लेते हैं। यस सर। स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ है? मैंने 1st to 10th बिलासपुर में CG बोर्ड था, CBSE बोर्ड था। ओके। तो 10th क्लास तक मैंने अपने होम टाउन में ही स्टडी किया, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में। फिर 11th 12th मैंने JEE के लिए बुरहानपुर चूज़ किया था, मैक्रोविजन एकेडमी वहाँ पे। ओके। तो उसमें JEE के लिए मेजरली रहता वो फोकस। पर एक्चुअली सीन ये हुआ था कि 11th का पूरा प्रॉपर हुआ, फिर 12th के टाइम कोविड आ गया। तो वो पढ़ाई थम सी गई। बहुत, वो एकदम न्यू टाइम ही था, तो वहाँ से पूरा लॉकडाउन लग गया। तो वहाँ भी स्कूल में जैसे ऑनलाइन का प्रॉपर था नहीं सिस्टम, तो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज करे, पर उतना प्रॉपर नहीं हो पाया 12th का मेन। और आपके JEE में जैसे मैंने 90% आए थे मेंस में। फिर एडवांस नहीं हो पाया था क्लियर, फिर BTech एडमिशन ले लिया नागपुर में। ठीक है। आप अपने फैमिली में बड़े चाइल्ड हैं? छोटे? नहीं, छोटा हूँ। सिस्टर है। सिस्टर आपसे छोटी? बड़ी है। ओके। और फिर पापा मम्मी? हाँ, पापा बिजनेसमैन है। अच्छा, बिजनेसमैन है। ओके। इसके पहले भी अभिजीत, वो भी बिजनेसमैन। फिर बिजनेस होम मेकर। अच्छा, मदर तो फिर हाउसवाइफ और होम मेकर। सिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर है। अरे वाह। बिलासपुर में LCIT कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज से, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से? अच्छा, फार्मेसी है। ठीक है। तो फिर ओवरऑल ये iGate की जर्नी आपको कैसे लगी? ओवरऑल तो मेमोरी क्रिएट हो चुका होगा लॉन्ग लास्टिंग तक, मतलब टिल लाइफ गोज ऑन तब तक तो मेमोरी क्रिएट हो चुका होगा। यस सर। ठीक है। ओवरऑल iGate की टीम के मतलब के बारे में फीडबैक बता दो। सर बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, जैसे बिंज वॉचिंग में लेक्चर्स चलते रहते हैं। अच्छा, बिंज वॉचिंग। ठीक है, गुड। बैक टू बैक बस वॉच करते जाओ एज अ वेब सीरीज की तरह। यस सर। मोस्टली आपके और सुप्रीत सर के तो ज़्यादातर हो ही जाते हैं। हाँ, मतलब बिकॉज मैं सरकाज़म लेवल पे बात बहुत करता हूँ, मेरे को याद है। कुछ लोग तो बोलते डार्क ह्यूमरस कॉमेडी, मतलब डार्क कॉमेडी नहीं, डार्क वाला हटा दो, बाकी तो फिर सेंस ऑफ ह्यूमर से हंसाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। अच्छा है, आप बस समराइज कर दो कि वो बच्चा जो वीडियो देख रहा होगा वो आपको क्या मतलब कैसे ले आपके मैसेज को, क्या सोचे आप इस ओवरऑल वीडियो से? अगर वो प्रिपरेशन करना चाह रहा है या पढ़ रहा है तो उसको शॉर्ट में बस समझा दो कि व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ क्रैकिंग गेट एग्जाम्स, या तो गेट एग्जाम क्रैक करोगे तो कितने सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस खुल जाएंगे, एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन।
सर राइट टाइम टू ज्वाइन तो मैं कहूँगा कि थर्ड ईयर में ज्वाइन कर लें तो बेटर है, क्योंकि थर्ड ईयर में भी हम पेपर दे सकते हैं और 3 साल वैलिड रहता है गेट स्कोर। थर्ड ईयर का मतलब फोर्थ सेम फिफ्थ सेम कौन सा? फोर्थ सेम से स्टार्ट करना चाहिए। तो फोर्थ सेम का मतलब सेकंड, फोर्थ सेमेस्टर का मतलब सेकंड ईयर हुआ। थर्ड ईयर में टारगेट करना चाहिए। हाँ, थर्ड ईयर में टारगेट करना चाहिए, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक वो एज मिल जाता है 1 साल का कि अगर कुछ इशू हुआ भी तो हम नेक्स्ट ईयर वापस से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर थर्ड ईयर में बहुत अच्छा रैंक आ गया तो 1 साल तो पूरा चिल कर सकते हैं फिर। ठंड है। तो जैसे आप तो बिलासपुर में थे और कोई बच्चा मान लीजिए जैसे भिलाई में है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे बाहर के लोग हैं तो ठीक है, हम वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, आई गेट नहीं अवेलेबल है वहाँ पे, भिलाई में ही अवेलेबल है। तो जो बाहर का बच्चा वो तो ठीक है ऑनलाइन ही ज्वाइन करेगा, लेकिन भिलाई का बच्चा ऑफलाइन आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में डिसिप्लिन चाहिए बहुत। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम मैंने आया था आपसे मीटअप किया था, तो आपने मुझे बोला था कि मंथ में जैसे 30 डेज में आप 26 to 27 डेज प्रॉपर। अच्छा, वो स्टेटमेंट अभी भी मैं वही कहता हूँ। जी जी, आप 26 to 27 डेज वो मैंने फॉलो किया। जैसे 24-25 डेज फिर भी हुए मेरे स्टार्टिंग में, उतना काफी। बाद में आके जैसे दिसंबर जनवरी पूरे 30 डेज प्रॉपर हुए हैं वैसा। तो एक वो डिसिप्लिन चाहिए रहता है ऑनलाइन में, बाकी ऑफलाइन तो फिर बहुत बढ़िया है। चलो फिर अभिजीत, अच्छा लगा आपसे बात करके। शॉर्ट डिस्कशन था बट फिर भी बड़ा अच्छा, ऐसे कंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे को भी बात करके, एज अ फ्रेंड की तरह फ्रेंडली माहौल लग रहा है। चलो फिर अभिजीत, आपको ऑल द बेस्ट और हमारे व्यूअर्स को भी ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग आई गेट चैनल, डू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। यस, थैंक यू सर।